Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and in this lecture L32 we are going to discuss the determination of permeability, जिसके भी अंदर हम बात करने वाले कांस्टेंट हेड टेस्ट की, फॉलिंग हेड टेस्ट, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट की, एलन हेजन जो कि एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और परमेबिलिटी कैसे होती है पैरेलल और परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सॉइल के अंदर। So before beginning the lecture, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आपको भले से आता हो बट एक स्टूडेंट जब सर्च करता है यूट्यूब पे तो ये वीडियो उसके सर्च रिजल्ट में दिखने लगेगा। और आप ऑसम कंटेंट सिविल स्पॉटलाइट पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जहां पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट इन डिटेल डिस्कस किए हैं। अभी सब्जेक्ट चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स, इसके वीडियो स्लोली आते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो हम बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को निकाला कैसे जाएगा। तो इसके कई मेथड्स हैं। एक है लेबोरेटरी मेथड, दूसरा है फील्ड मेथड, तीसरा है एम्पेरिकल मेथड, एंड देयर इज अनदर मेथड दैट इज इनडायरेक्ट टेस्ट, जिसमें हम बात कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट की और कंसोलिडेशन टेस्ट की। तो एक एक करके इन सारे टेस्टों को देखते हैं कि किसमें क्या। लेबोरेटरी टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट को और एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट को। वहीं फील्ड टेस्ट में पंप आउट पंप इन, जिसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बट जब हम एक्विफर करेंगे यानी कि वेल हाइड्रोलिक्स का पार्ट करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किसी वेल के अंदर से वाटर निकालते तो क्या इक्वेशंस और उसके थ्रू कैसे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। वहीं ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग की जैसी सोच होती है कि हम पेन एंड पेपर उठाएं और बहुत कुछ समझ लें। सो एक एम्पेरिकल मेथड भी है, से एलन हेजन ने दिया, सो इट इज नोन एज एलन हेजन मेथड। दूसरे भी कई एम्पेरिकल मेथड हैं, बट एलन हेजन इज द मोस्ट फेमस एंड वाइडली यूज्ड। अनदर इज दीज टू टेस्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे मेथड और इजीली अंडरस्टूड होने वाले एलन हेजन से, जो कि एक एम्पेरिकल टेस्ट है। एलन हेजन ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, K इज इक्वल्स टू C इंटू D10 स्क्वायर। D10 क्या होता है मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूं, ये होता है इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सॉइल। वहीं C क्या है, ये कांस्टेंट है। जनरली इसकी वैल्यू 100 के बराबर होती है, और जो इसकी यूनिट्स हैं बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की निकल के आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में, और जो इफेक्टिव डायमीटर है सॉइल का वो डालना है सेंटीमीटर्स में। तो ये है एम्पेरिकल टेस्ट। अब बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की, जिसमें सबसे पहला है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। देखो मैं टू द पॉइंट सिविल स्पॉटलाइट पे पढ़ाता आया हूं, और बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये किस टाइप की सॉइल के लिए वैलिड है और किस सिचुएशन में वैलिड है। यानी कि सिचुएशन हियर आई वांट टू रेफर दिस सैचुरेटेड कंडीशन। तो बेसिकली वाटर जब सॉइल से पास होके जा रहा होगा तो वो उसके अंदर जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं उसके थ्रू सीप आउट कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू हम निकाल रहे हैं परमेबिलिटी। इसका मतलब जो सॉइल है वो पूरी तरीके से हो गई है वेट। वेट हो गई है तो उसका सैचुरेशन क्या हो गया होगा 100%, या सिंपल वैल्यूज में बात करें तो 1। तो हम यह बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉइल की। अब बात आती है किस टाइप की सॉइल के लिए वैलिड है, तो हम कहेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वैलिड है। अब आपको इसका रीजन भी समझ में आएगा क्यों। जैसा नाम है कांस्टेंट हेड, क्या किसी एक साइड में कांस्टेंट हेड बनाने के लिए कांस्टेंट वाटर का इनपुट चाहिए होगा, तो आंसर है बिल्कुल। तो यहां पे अगर हम सॉइल यूज करते कोर्स ग्रेन की, जिसके थ्रू वाटर एक बार जब सीपेज आई मीन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है उसी रेट से अगर हम वाटर को ड्रिप करें इसके अंदर पर्टिकुलर कंटेनर जो स्टार्टिंग है, तो वहां पे एक कांस्टेंट हेड मेंटेन किया जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके बनाया गया कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट।
यहाँ पे हेड कांस्टेंट है। तो डार्सीज लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू के आई ए, ये हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो Q इज इक्वल्स टू के टाइम्स आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ लॉस कितना हुआ है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल मास। तो हमने कर दिया, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ऐसा दिखेगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट। तो जो K है दैट विल बी QL बाय डेल्टा H बाय A। सो दिस इज द इक्वेशन जो कोर्स ग्रेन सॉइल के थ्रू हमें बता सकती है कांस्टेंट हेड में परमेबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली ये लैब टेस्ट है तो लैब के अंदर करेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई ये कोहेसिव सॉइल के लिए वैलिड क्यों नहीं है। देखो कोहेसिव सॉइल्स यानी कि फाइन सॉइल, फाइन याद करो मैंने आपको पढ़ाया है क्ले एंड सिल्ट। जब भी हम क्ले और सिल्ट की बात करते हैं क्या कहते हैं, क्ले तो भैया बहुत ही इम्परमिएबल है और सिल्ट लेस परमिएबल है। इसके अंदर अगर आपने सिल्ट या क्ले डाली होती तो वाटर को इंटरकनेक्टिंग वॉइड से निकलने में बहुत टाइम लगता। अगर बहुत टाइम लगता तो हेड जो है उसको कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता है। इसलिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है ये बात समझ में आ गई, तो क्या हमारे पास फाइन सॉइल के लिए भी कोई टेस्ट है, क्या हम उसकी परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। मेरा आंसर है यस, वी हैव इट, दैट इज फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर का एक लेवल भर के छोड़ देते हैं ट्यूब में और विद टाइम ये डिक्रीज होता है और ये जो सॉइल मास है यानी कि फाइन सॉइल जो है यानी कि आप कह सकते हैं सिल्ट या फिर क्ले, इसके थ्रू सीप करके जाएगा और उसको एक साइड कलेक्ट कर लेंगे। तो अगेन ये पास करेगा तो वेट हो जाएगी सॉइल, वेट हो गई तो ये सैचुरेटेड कंडीशन की बात करेगा। सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब है S इक्वल्स टू 1। ठीक है ये बात समझ में आई। साथ में ये फाइन सॉइल के लिए है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसलिए यहाँ पे टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपको मैं सबसे पहले अरेंजमेंट समझा देता हूँ। एक ट्यूब है जिसमें वाटर को भर दिया जाता है और इनिशियल से इसकी हाइट थी h1 किसी भी एक टाइम t1 पे, और कुछ टाइम t हमने वेट किया या कुछ को कुछ डेल्टा टी टाइम जो है पास किया, उसके बाद देखा t2 टाइम पे हाइट हो गई होगी इस ट्यूब के अंदर h2। तो किसी भी टाइम t की बात कर लेते हैं, वो हो गया h, मैंने यहां देख लिया। और स्मॉल टाइम dt के अंदर बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो कम हुआ होगा, वो कैसे पता लगाएंगे, dh इंटू इसका जो एरिया है, तो इतना वॉल्यूम कम हुआ होगा। लेट अस सी क्या है इसके अंदर। सो इसका एक्चुअली जो एक्सप्लेनेशन है आई मीन डेरिवेशन है दैट इज ऑफ वन लाइन। तो मैं प्रिफर करता हूं कि वन लाइन जो भी डेरिवेशंस हो या टू लाइन डेरिवेशंस हो वो तो हमेशा कराऊं, बड़े डेरिवेशंस उनका एक्सप्लेन करके उनके रिजल्ट को आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे किसी भी टाइम टी पे हाइट h है वाटर की, अगर डी टी टाइम में थोड़ा सा पानी निकल गया है तो सोचो कितना वॉल्यूम निकलेगा। उसके लिए आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्यूब और एरिया ऑफ सॉइल, तो मैंने वो दोनों लिख दिए हैं। देखो एरिया ऑफ सॉइल है कैपिटल ए और एरिया ऑफ ट्यूब है स्मॉल ए। अब स्मॉल ए कहाँ है, ये वाला जो है ये है स्मॉल ए, ये वाला जो है यानी कि क्रॉस सेक्शन ये है कैपिटल ए। तो हमें पता है डार्सीज लॉ के थ्रू Q इज इक्वल्स टू के आई है, ये तो हमें रटा रटाया है। अब Q क्या है, आप कहोगे एरिया इंटू वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड क्या है, DH वॉल्यूम जो है, हाइट जो है, सॉरी वॉल्यूम कह रहा था, हाइट जो है वो कम हुई है इन टाइम dt। तो स्पीड क्या हुई इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वाटर को निकलने की, आप कहेंगे DH बाई dt स्मॉल पोर्शन के लिए। एग्जैक्टली यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हेड है वो फॉल कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या लेंगे नेगेटिव, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो डिक्रीज हुआ क्या आ गया नेगेटिव, इज इक्वल टू के आई एच बाई एल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें क्या मिला, टी एच बाई डी टी इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये एच भैया को डी एच के पास ले जाओ और डी टी अंकल को इधर शिफ्ट कर दो है ना। तो इनिशियली हमारी हाइट थी h1 किस टाइम पे, t1 टाइम पे, और अब हाइट हो गई है h2 किस टाइम पे, t2 टाइम पे। इंटीग्रेट कर देंगे
हमें ये मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन से आपको पता है कि यहाँ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ आता है ln(h2/h1). अब ये जो नेगेटिव है इसको हटाना है, तो क्या करें, यहाँ log के पास पहुँचा दो। अगर log के पास कोई भी नेगेटिव आता है, से नेगेटिव ऑफ log x, तो क्या बन जाता है log 1/x। तो यही काम वो हुआ, ये जो h2/h1 आ रहा था इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो h1/h2 हो गया, प्लस k/al डेल्टा टी, यानी कि t2 माइनस t1। ठीक है, अब इसके अंदर k कांस्टेंट, एरिया ए सॉइल का कांस्टेंट, स्मॉल ए कांस्टेंट, लेंथ एल कांस्टेंट, निकल गया। इंटीग्रेशन से ये लोग बाहर आ गए थे, ये सारे की सारा पोर्शन, एंड वी गॉट फाइनली दी फॉर्मूला। तो इन टाइप के फॉर्मूलों को बेटर होगा आप एक बार समझ लें, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप कितना रटोगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग में कि इंसान रटते रटते पागल हो जाता है। तो it's better to learn things from 1 or 2 line derivations also। तो ये दो पोर्शन है जिसपे हम कहेंगे लैब टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे बस ये लैब टेस्ट है, मगर नहीं यार, एक हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी भी है, उसको भी देखेंगे, पर उससे पहले एक बार फील्ड टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे वेल हाइड्रोलिक्स में, या फिर एक्विफर की जब भी बात करी जाएगी तब। तो अभी के लिए आप बस इसको समझ लीजिए, पंप आउट पंप इन। सपोज करो ये सॉइल मास है और इसके अंदर कहीं वाटर है, ये ग्राउंड वाटर टेबल आ गया। इस पर्टिकुलर सॉइल मास में एक छोटा सा बोरवेल खोदा गया, इसके अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लिया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टाइम में, तो वो क्यू हो गया हमारे लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ जो ये था ये फॉल कर जाएगा, ये फॉल कर जाएगा। इसके बाद साइड से वाटर जो है इसको रिक्यूपरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पानी जो है वापस से इंक्रीज करेगा। तो सॉइल के अंदर जो ये पानी है नियर टू दिस वेल, ये वेल की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि परमेबिलिटी क्या होगी। तो ये हो गया पंप आउट टेस्ट। ऑब्वियसली एरिया बहुत बड़ा था तो इट्स बेटर टू पंप इट आउट। अगर एरिया बहुत छोटा हो, अगर एरिया अगर छोटा होगा, तो अगर वाटर डालेंगे एक पर्टिकुलर वेल के अंदर, और जो दूसरा वेल है वो ऑब्जर्वेशन वेल है, यहां पे अगर वाटर को भर दिया जाएगा, यहां अंदर डाल दिया एक वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने, तो यहां भर गया है। अब ये वाटर जो है साइड से निकलेगा, साइड से निकलेगा तो ये दोनों तरफ, या यूँ कहूँ 3D में होता तो हमारी तरफ भी आता, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन, जेड छोड़ दें तो दो डायरेक्शंस में ज़रूर निकलेगा। तो ये निकल के दूसरे ऑब्जर्वेशन वेल तक कितने टाइम में पहुंचता है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। हेंस इस आइडिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पंप आउट टेस्ट है वो लार्ज एरिया के लिए बेटर रहेगा, और जो पंप इन टेस्ट है वो स्मॉल एरिया के लिए बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और लैब टेस्ट की, जो कि हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। हमें निकालना है इसके अंदर परमेबिलिटी और कैपिलरी हेड, बट ये कैसे निकालेंगे उससे पहले इसके जो अरेंजमेंट है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि नाम था हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में फ्लो कर रहा होगा, एक बात तो हम पहले पकड़ लेते हैं। दूसरी, ये सॉइल सैंपल डाल दिया गया है, एक तरफ आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है ड्राई सॉइल, और एक तरफ कुछ अजीब सा बना हुआ है, ये वेट हो चुकी होगी। इसके अंदर से वाटर बह के जा रहा है, और सपोज करो जहां तक पानी ने सॉइल को सेचुरेट कर दिया वहां पे अगर हम एक कैपिलरी डाल दें तो हमको एक कैपिलरी हेड मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आनी थी HC। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो तभी तो हम निकाल रहे हैं इसको, HC क्या होगा। सो सबसे पहले इसके अंदर दो जो बने हैं टैंक्स, उनका हम यूज करेंगे। टैंक कोई बहुत बड़े नहीं है, स्मॉल से कह सकते हो आप, ट्यूब्स हैं बेसिकली। एक छोटी ट्यूब है और एक बड़ी ट्यूब है। जो छोटी ट्यूब है उसको हमने H01 से यहाँ डिनोट किया, और बड़ी को H02 से। तो जो जैसे ये वॉल्व है P, इसको ओपन करेंगे तो वाटर फ्लो करके जाएगा। फिर उसके बाद में जो Q वाला वॉल्व है इसको ओपन करेंगे, और जब Q को ओपन करेंगे तो उस टाइम पे P को बंद कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से H02 से वाटर फ्लो करके जाएगा।
जब H0 1 से फ्लो कर रहा है यानी कि Q बंद है, सिर्फ P ओपन है, तो वाटर यहाँ से फ्लो करके जा रहा है। ये पहले पूरी सॉइल ड्राई थी, इवन स्टार्टिंग से ड्राई थी, तो कुछ वाटर जो है अपने साथ इस सॉइल को सैचुरेट करता जाएगा और से कुछ टाइम में वो x1 पॉइंट तक पहुंचा t1 टाइम में, और कुछ टाइम इंटरवल जो हमने दिया और उसके बाद स्टॉप वॉच रोकी और देखा, तो यहां तक सॉइल जो है सैचुरेट हो गई थी। तो हमें पता लग गया x2 ये हो गया है इन टाइम t2। सिमिलरली p को फिर बंद कर देंगे और q को ओपन कर देंगे, इसके बाद वाटर फ्लो करके जाएगा, यहां तो पहले ही सैचुरेट होने लग जाएगा। इसके बाद अलाउ करेंगे x2 से x3, जो मैंने यहाँ ग्रीन से दिखाया है। तो x2 से x3 कितने टाइम में गया उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बेसिकली आप इसका डेरिवेशन बुक्स में देख सकते हैं, जिसमें मैं टाइम नहीं खर्च करना चाहता हूँ। मोर इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट मिलने वाला है जो आपको बताएगा ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कैसे एप्लीकेबल है। तो मैंने जैसे बताया, पहले आपने पी ओपन किया, वाटर को फ्लो कराया, x1 और x2 रीडिंग्स ली, तो दिस इज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन t2 माइनस t1 2k बाय SN H01 प्लस HC। देखो सिर्फ पहले को यूज किया था तो H01 हो गया, ठीक है। HC इज बेसिकली द हाइट इन कैपिलरी। So this is 2k by Sn. K is the permeability, S is the saturation, and N is the porosity. पोरोसिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो K मिलने वाला है, जैसे हमने पहले लैब टेस्ट किए थे कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड, उसमें मैं क्या बोल रहा था, सैचुरेशन 1 है। यहाँ सैचुरेशन 1 नहीं है, लेस देन 1 है, यानी कि ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि यहाँ एक सॉइल पोर्शन ड्राई है, एक पोर्शन वेट हुआ है, तो पूरी तरीके से वेट नहीं हुआ है। जब पूरी सॉइल वेट हो जाती है, उसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता है, तब जाके हम कह सकते हैं हाँ सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुकी है। तो ये पार्ट हो गया जब हम P को ओपन करेंगे। अब इसके बाद वॉल 2 को ओपन करेंगे, और मैंने जैसे आपको बताया रीडिंग है x2 के बाद x3 तक, तो x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर t3 माइनस t2 इज 2k बाय SN H02। जो ये 1 था इसकी जगह 2 आ गया, और वापस से कैपिलरी हेड है वो HC ही बना रहेगा। ये असम्पशन आप कह सकते हो चलना चाहिए, और ये वैलिड भी है। तो इन दो इक्वेशन में हमें क्या अननोन है, ढंग से देखो, S हमें दिया होगा, N सॉइल का पता होगा, ठीक है, K हमें नहीं पता और HC नहीं पता। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकाल लो, और यही चीज मैंने लिख के भी दी है, हम यहाँ पे K और HC को ही निकालते हैं। तो आई होप अब मैंने क्लियर कर दिया होगा कैसे ये पार्शियली सैचुरेटेड है, क्योंकि एक पोर्शन है यहाँ पे ड्राई सॉइल का और एक है सिंपली वेट पार्ट का, यानी कि मॉइस्ट सॉइल का। इसलिए यहाँ पे जो परमेबिलिटी निकलती है दैट इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सब कुछ सॉल्व। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ESD गेट और SSC JEE से। इनफैक्ट सारे मतलब मैं कोशिश करता हूँ हर टाइप का क्वेश्चन कराने की। तो सबसे पहले कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट से कर लेते हैं, जिसको 2 स्टेजेस में किया गया। पहली स्टेज में बताया गया है 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर है, 8 मिनट्स के अंदर हुआ है, और 60 सेंटीमीटर हेड था। H01 जो है ये 60 सेंटीमीटर रहा है। सेकेंड स्टेज के अंदर वो 10 से आगे गए हैं 23 सेंटीमीटर तक 24 मिनट्स में, और यहाँ पे जो हेड था वो ज़्यादा होना चाहिए डेफिनेटली। तो H02 जो है हमारा वो है 230 सेंटीमीटर्स। S की वैल्यू यानी कि सैचुरेशन जो है वो दिया हुआ है, पोरोसिटी गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मांग ली है। लिखे इक्वेशन x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर t2 माइनस t1 2k SN बाय H0 प्लस S1। तो यहाँ रख दी वैल्यूज, पहले वाले में 10 था, 3 8 मिनट्स में गया तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, 2 टाइम्स द k 0.92 0.32 पोरोसिटी एंड सैचुरेशन, और यहाँ रख दी वैल्यूज। सिमिलरली वो 23 तक पहुंच गया, ये रहा सेंटीमीटर्स में, तो ये 23 सेंटीमीटर्स, ये 10 टाइम था 24 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, and we got K and HC की फॉर्म में एक और इक्वेशन। when we solve it we get the value of K and HC, जो कि निकल के आई ऐसे। अब देखो क्यों मैंने इसको मिनट से सेकंड में करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में देना था इसीलिए, और HC की वैल्यू भी सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगी।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझाने के लिए कि भाई कई बार है ना ये मिनट टू सेकंड का गेम खेल देते हैं, उसमें परेशान होके फंसना मत। तो आई होप मैंने इस न्यूमेरिकल से क्लियर कर दिया होगा कैसे हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट को किया जाता है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने डिस्कस किए आपसे कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड में। कांस्टेंट हेड तो सिंपल फॉर्मूला है और सिविल स्पॉटलाइट पे मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो निकाले हैं मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विस से, आइए उन्हें डिस्कस कर। टू सॉइल स्पेसिमेन विद आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, इसका मतलब जो सॉइल का जो एरिया होने वाला है वो सेम हो जाएगा। वर सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, इसका मतलब जो दोनों सॉइल के ऊपर जो हेड रखा गया है वो सेम होने वाला है और जो ट्यूब का एरिया रखा गया होगा जो मैं स्मॉल ए कहता हूं वो भी सेम होने वाला है। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल हेड for first specimen was 1.25. If the coefficient of permeability of second specimen is 5 times the first one, the ratio of initial to final water head for second specimen is, इन्होंने H1/H2 दे रखा है सॉइल नंबर 1 के लिए, वो ये लिख दिया और ये बताया कि इन दोनों की परमेबिलिटी जो है वो 5 टाइम से डिफरेंट है। तो अगर एक को K2 माने तो और एक को K1, तो K2 इज 5 टाइम्स द K1, ये गिवन है। हमें फॉर्मूला पता है, अगर मैं सिर्फ सैंपल 1 की बात करूं तो ln H1/H2 Al A टाइम्स दिस थिंग, ये आपको मैं समझा चुका हूं। अब हमें पता है H1/H2 इज 1.25, रख देते हैं। ये दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट ही जाएगा। तो ए को यहीं रख दो, एल को यहीं रख दो, ए को यहीं रख दो और टाइम टी, क्योंकि इसने आइडेंटिकल कंडीशन कहा है। देखते हैं कि टाइम भी हम फिर रख देंगे सेम, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो से K2 इज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 2। तो यहाँ H1 डैश मैंने उसको लिख दिया, जो सेकेंड स्पेसिमेन में फॉल करेगा उसको A/L और AT। सिमिलरली इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि जो आइडेंटिकल कंडीशन है उसके अंदर टेस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं वो हमको इंडिकेशन दे रहा है जो टाइम टेकन है वो दोनों का सेम होने वाला है। तो अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, K1/K2 निकल के आ गया, ये हमें मिल गया सॉल्व करने पे 1.115, ये लॉग में था तो H1/H2 इज 3.05। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है बस आपको ये समझाने के लिए कि कई बार लंबे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इजी होते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें ये पूछ लेते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये आइडेंटिकल कंडीशन ऐसी चीज़ें लिख के डायरेक्टली ये ना लिखने की बजाय कि टाइम सेम है या फिर हेड सेम है, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ माई रीज़न कि मैंने ये क्वेश्चन आपको लोगों के लिए चूज़ किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो इसका आंसर आने वाला है उसको आप रट सकते हो, अच्छे से रट लोगे बहुत हेल्प हो जाएगी मैं कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। बट इसमें एक कुछ रूल्स हैं वो ध्यान रखें, वो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएंगे। इफ ड्यूरिंग परमेबिलिटी टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल विद फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, ध्यान रखना फॉलिंग हेड परमेबिलिटी बोल दिया यानी कि फाइन सॉइल वाला टेस्ट है, equal time intervals are noted for drop from H1 to H2 and again H2 to H3, then which one is good या which one is true या कुछ भी। तो देखो पहले एक बार मैं आपको इसकी वापस से जल्दी यहाँ ले आता हूँ। देखो इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि कुछ टाइम t में ये H1 से H2 गया और उसी टाइम t में ये H2 से H3 चला गया, तो H1 H2 H3 में क्या रिलेशन बैठेगा। सबसे पहले हम
H1 से H2 चलते हैं, तो परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू लॉग द टाइम्स ऑफ H1/H2 स्मॉल a कैपिटल L a बाय डेल्टा टी। ठीक है, सेम सॉइल के अंदर से ही H2 से वो H3 जा रहा है, इसका मतलब परमेबिलिटी तो सॉइल की सेम ही रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था फॉलिंग हेड किसके अंदर है सर, ये सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है। तो एक बार सैचुरेशन अचीव हो गया, इसका मतलब परमेबिलिटी ज्यादा नहीं चेंज होने वाली है प्रैक्टिकली भी। तो इट इज बेसिकली दी सेम थिंग फॉर द सेम सॉइल। तो यहाँ H2/H3 कर दिया, Al बाय सेम, क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी, इन दोनों का रेशियो ले लो, लॉग में मिल जाएगा। और इसका जो आंसर आया है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, H1 इंटू H3 इज H2 स्क्वायर, यानी कि बीच वाली जो हाइट है ना, ये रही, अगर ये H3 होता तो ये बीच वाली हाइट इज बेसिकली H1 इंटू H3 के बराबर होती। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से जल्द सॉल्व कर लो और दे देते हैं ये लोग ऐसे क्वेश्चंस, तो उसको ध्यान में रख के मैंने आपके लिए क्वेश्चन चूज किया है। तो आप इसका आंसर भी याद कर सकते हो और इसको मेमोराइज कर सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखते हैं विच वन इज ट्रू। कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट इज बेस्ट फॉर फाइन सॉइल। क्या कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट फाइन सॉइल के लिए? मैं कहूँगा नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। सेकंड पॉइंट, द परमेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, देखते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया था, जिसके बाद मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था प्रॉपर्टीज के साथ कि सॉइल में परमेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या है। तो K इज इक्वल टू सी टाइम्स T10 स्क्वायर E³/1 + C इंटू गामा W/μ। ये वो रामबाण इक्वेशन है जिसके बाद आपको परमेबिलिटी से रिलेटेड कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, ये याद कर ली। तो इसने क्या बोला कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज कर दो, अच्छा म्यू को इंक्रीज कर दो। अगर ये म्यू इंक्रीज होगा तो K डिक्रीज होगा कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन 3 दी, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। अगेन मैंने आपसे कहा रामबाण, ये रहा भाई। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू में क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू जो है कम होगा। ठीक है, अब ये म्यू कम कर दो, अगर म्यू कम होगा तो K बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। इसका मतलब परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। 3 इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम बात करते हैं परमेबिलिटी स्ट्रेटिफाइड सॉइल की। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का मतलब सॉइल कई लेयर्स में है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा अरेंजमेंट, कई n नंबर ऑफ लेयर्स हैं, इसके थ्रू वाटर फ्लो के जा रहा है। तो इसके थ्रू इक्वलेंट परमेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, दूसरा है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। ये देखो, ये है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, क्योंकि इसमें हर एक क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। इसके अंदर जो बेडिंग प्लेन है इसके पैरेलल फ्लो हो जा रहा है, तो ये हो गया पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। आते हैं सबसे पहले पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। आप देखिए बहुत सारी लेयर्स हैं, उनकी अलग अलग परमेबिलिटी है, K1 K2 Kn, और उनकी जो थिकनेस है वो भी अलग अलग है, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn। सॉरी, सो इसको ओवरऑल को मैं कहता हूँ Z, और से हर एक में से अलग अलग फ्लो जा रहा है। ऊपर वाले जो फर्स्ट लेयर उसमें से Q1, इसमें से Q2 और लास्ट वाली में से Qn। तो हमें पता है जो टोटल Q जा रहा होगा यहाँ से वो क्या होगा, इन सब का सम होगा। तो क्या हो जाएगा Q1 + Q2 अप टू Qn। बिल्कुल सही बात है। अब लॉजिकली देखना, ये यहां से निकला और यहां पहुंचा तो कुछ हेड लॉस हुआ, वो हेड लॉस ये रहा। तो ये हेड लॉस क्या सब में अलग अलग होगा? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि सब में से वाटर एक साथ फ्लो करके जा रहा है एक टाइम पे, तो हम ये मानेंगे कि जो हेड लॉस है थ्रू ईच लेयर इज सेम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हेड लॉस थ्रू ईच लेयर इज सेम। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, हेड लॉस की बजाय मैंने सीधा लिख दिया आई, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई क्या होगा सर, इसके थ्रू डेल्टा इज डिवाइडेड बाय एल, लेंथ एल है, तो वो क्या हो जाएगा सब लेयर के लिए सेम हो जाएगा। तो अब लगाते हैं Q इज इक्वल्स टू के आई, का कंसेप्ट ये टोटल है, तो मैं इसको Q इज इक्वल्स टू के आई में K इक्वलेंट लिख दूंगा आई और टोटल एरिया।
ठीक है। साथ ही तरीके से जो फर्स्ट लेयर थी उसका हो गया K1i A1 K2i A2 एंड सो ऑन सो। लगाओ चलो, आई क्या था, सबके लिए सेम था तो काट दो, इसको तो निकालो यार बाहर, जो जो चीज़ कट रही है उनको निकाल दिया। अब एरिया क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शन का, टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन, तो ये रहा, ये जेड रहा, और से अगर इसकी विड्थ विद इन द प्लेन बी है तो जेड इंटू बी कह देते हैं, जेड इंटू बी मैंने कह दिया। अब आओ पहली लेयर पे, तो पहली लेयर ये रही, इसका क्रॉस सेक्शन तो ये रहा, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Z1 इसकी ये डेप्थ है और B इसकी विड्थ है, तो मैंने Z1B कर दिया। सिमिलरली जो A2 होगा वो हो जाएगा Z2B, और ये हो गया Zn इंटू बी। अब B से B तो कैंसिल, हटाए जाओ, तो हम कह सकते हैं जो इक्वलेंट होगी परमेबिलिटी थ्रू पैरेलल टू बेडिंग प्लेन इज दिस फॉर्मूला। अब देखो आप चाहो तो अगेन याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप एक कंसेप्ट याद कर लो ना, आप 1 मिनट के अंदर इसे निकाल सकते हो। वो क्या है, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन में क्यू जो है उनका सम हो रहा है और जो हेड लॉस है वो सेम है, तो आप तुरंत निकाल लोगे इसको। सिमिलरली हम देखते हैं परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन है तो ये देखो, एक बार ध्यान से सोचना, जो क्यू इस nth लेयर में है वही क्यू इससे ऊपर वाली में है, वही सेकंड में है, वही 1 में है। इसका मतलब जो टोटल क्यू जा रहा है Q1 Q2 Qn वो क्या होने वाला है, बराबर। तो इसके अंदर कोई ना कोई एक चीज है जिसका सम हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे है वो हेड लॉस। ये जो टोटल सॉइल मास था इसके थ्रू हेड लॉस है डेल्टा एच, तो इसका मतलब इस हेड लॉस को मैं डिवाइड कर दूंगा इन लेयर्स में, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 या जो भी है, एंड डेल्टा H nth लेयर, तो ज्वाइन कर दो, तो डेल्टा H टोटल इज डेल्टा H1 डेल्टा H2 अप टू डेल्टा HN। अब हमें पता है डार्सीज लॉ के थ्रू Q इज इक्वल्स टू के आई होता है। अब Q इज इक्वल्स टू के आई है तो I को डेल्टा एच बाय लिख दो। अब हमें किस टर्म्स में चाहिए, डेल्टा H की टर्म्स में लिख दो, Q इंटू एल डिवाइडेड बाय के ए इज डेल्टा एच। वेरी इंटरेस्टिंग, यस इट इज। नाउ आपको सिर्फ डेल्टा एच की वैल्यू रखनी है हर जगह और आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो आपने टोटल जो था उसके अंदर जो भी टोटल विड्थ थी जेड थी वो रख दी के इक्वलेंट ए। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना हर एक में सेम होगा। कैसे, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू फ्लो। देखो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस nth में है वही इससे ऊपर वाली लेयर में देखने को मिलेगा, वही फर्स्ट लेयर में देखने को मिलेगा। हेंस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा हर लेयर से वो क्या हो जाएगा, सेम। सब जगह मैंने ए लिख दिया है, बस यहाँ पे जो लेयर थी उसकी विड्थ और उसकी परमेबिलिटी लिख दी। ए को हटा दो, और ये क्यू है, ये तो सभी जगह बराबर है, तो ये क्यू 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 हट जाएंगे सारे, हमें मिल जाएगा फाइनली ये। तो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन हार्मोनिक मीन जैसा हो गया। वहीं पैरेलल टू बेडिंग प्लेन अर्थमेटिक मीन जैसा है कि नहीं, याद करने का बढ़िया तरीका। सो पैरेलल टू याद कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन इज लाइक अर्थमेटिक मीन एंड परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन इज लाइक हार्मोनिक मीन। अब इससे आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अब हमें इस तरीके से पैरेलल और परपेंडिकुलर से दो डायरेक्शन में परमेबिलिटीज मिल गई, से यहाँ पे के एक्स के वाई। तो ओवरऑल टोटल परमेबिलिटी क्या होगी इस सॉइल मास की, वो है ज्योमेट्रिक मीन। एग्जैक्टली के एक्स डॉट के वाई रेज टू पावर हाफ 2D फ्लो के लिए। अब आप कहोगे नहीं नहीं 3D भी हो सकता है, यानी कि एक के एक्स ले लो, एक के वाई कह दो और एक के जेड कह दो, तो मैं कहूंगा बेटा इसका भी ज्योमेट्रिक मीन ले लो। कैसे लोगे, के एक्स डॉट के वाई डॉट के जेड रेज टू पावर 1/3 आपको इक्वलेंट परमेबिलिटी दे देगा। तो ध्यान रखना, इक्वलेंट परमेबिलिटी निकालना है, अगर आप एक्स वाई जेड में निकाल चुके हो तो ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, अर्थमेटिक मीन पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। चलो इस चीज से रिलेटेड अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिला है गेट का। नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ a silt layer
sandwiched between a fine sand layer at top and clay layer at bottom. ठीक है, sand, clay और silt. Permeability of silt layer is 10 times the permeability of clay. लिख लेते हैं, permeability of silt is 10 times the permeability of clay and 1/10 of permeability of sand. ठीक है, ये भी लिख लिया, ये गिवन है हमको तो मैंने ये लिख दिया. Thickness of silt layer is 2 times the thickness of sand layer. तो सपोज करो सैंड को अगर मैं h मानूं तो ये सिल्ट क्या हो गई, 2h हो गई. एंड 2/3 दी थिकनेस ऑफ क्ले लेयर. अब हमें पता है ये जो 2h है क्ले लेयर का, ये 2/3 है, सॉरी सिल्ट का जो 2h है मीन्स जो थिकनेस है वो 2/3 है क्ले लेयर की थिकनेस के. तो 2 से 2 कट गया, हमें क्ले लेयर का h की फॉर्म में थिकनेस मिल गई 3h. एग्जैक्टली. सो हमें तीनों लेयर्स की थिकनेस मिल चुकी है और अब उनको एक पर्टिकुलर के यानी कि परमेबिलिटी की टर्म में भी हम निकालने की कोशिश करेंगे. इन्होंने क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटीज, यानी कि इन्होंने kx बाय ky हमसे मांग लिया है. निकाल के देंगे और क्या, क्वेश्चन है तो. अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर जो क्ले है इसको मान लेते हैं हम k. तो सिल्ट का क्या हो गया 10k. अब हमें पता है सिल्ट का 10k है और ये 1/10 k ऑफ सेंड है, तो k ऑफ सेंड क्या हो जाएगा 10 × 10 100. ये हो गया 100k. तो अब हम इस चीज़ को भी लिख देते हैं, ये है सैंड 100k, सिल्ट है 10k और क्ले है k. अब तो मिल गए सारी की सारी लेयर्स. अब हमको पता है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन अर्थमेटिक मीन रख दिया सारे की वैल्यूज़ को, यू गॉट दिस थिंग. और परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन हार्मोनिक मीन अगेन रख दिया थिकनेस के साथ हर एक पॉइंट को और सॉल्व कर लिया, वर्टिकल निकल आया. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा kh/kv निकाल दिया, इट टर्न्स आउट टू 1.097 अप्रोक्सीमेटली. इस वाले क्वेश्चन के अंदर गेट ने जानबूझ के आपसे रेशियो पूछा. अगर वो ये बोलता व्हाट इज इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ऑफ दिस लेयर्ड सॉइल या फिर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स में होना. ओके तो क्या करते हैं आप, तो आप कहते हैं मैं ज्योमेट्रिक मीन ले लूंगा, यानी कि kx हमको पता है, ky हमको पता है, रेज़ टू पावर हाफ. तो इसी पार्ट का मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि अबव क्वेश्चन में अगर पूछता कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी बता दो सॉइल की, इस लेयर्ड सॉइल की, तो आप क्या करेंगे kx ky रेज़ टू पावर हाफ कर देंगे और उससे आपको इतने यूनिट्स जो भी है सेंटीमीटर पर सेकंड में हो यूनिट या फिर मीटर पर सेकंड में हो, चाहे मीटर पर आर में हो, मीटर पर डे में हो, वो अपने आप आ जाएंगे. इसलिए मैंने यूनिट्स लिख दिया क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी हुई थी. तो बेसिकली ये वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे हैं. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से. क्वेश्चन है वाटर फ्लोज फ्रॉम P to Q through two soil samples 1 and 2 having cross section area 80 centimeter square as shown. Over a period of 15 minutes 200 ml of water was observed to pass through any cross section. The flow condition can be assumed to be steady state. Okay, very interesting and very important. If coefficient of permeability of soil is this for 1 है ना, then the coefficient of permeability of soil 2 in mm per second would be okay. इन्होंने हमको ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें L की वैल्यू 150 और एक और L की वैल्यू दे दी गई है और हेड लॉस दे दिया है इन्होंने, माइनस कर दो 300 mm. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है हर एक सॉइल के थ्रू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया को एक काम करता हूँ mm में कर लेता हूँ क्योंकि इसने जितना भी k है ना वो mm/सेकंड में लिया हुआ है और मांग भी mm/सेकंड में रहा है, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से mm स्क्वायर में मैंने कर लिया. टाइम था मिनट्स में गिवन, आंसर चाहिए सेकंड्स में, तो मैंने मिनट्स को सेकंड्स में कर लिया. ओके हमको ये पता है ये जो दोनों सॉइल है ना इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रहा होगा. और अगर वाटर बह के निकला है तो हमें पता है डार्सीज लॉ के थ्रू Q = KI ये होता है, K इज K इक्विवेलेंट. तो ये दोनों हैं
इसके थ्रू हम देख लेंगे कैसा निकलेगा इक्विवेलेंट फॉर्मूले से। K1 गिवन है, डेल्टा एच पता है, लेंथ पता है टोटल हमको, डेल्टा एच है 300 mm, टोटल लेंथ है 150 150 यानी कि 300, तो डेल्टा एच बाय एल 300, और टोटल एरिया कितना है 8000 है। के इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। और क्यू कैसे निकालोगे, इन्होंने खुद बताया है कि 200 ml ऑफ वाटर जो है वो 15 मिनट्स में क्रॉस कर गया, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ mm³, क्योंकि जब ml में होता है ये 200, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप सेंटीमीटर क्यूब से mm³ में करोगे तो इंटू 10⁻³ आ ही जाएगा। ओके, सो डिवाइडेड बाय 900 वी गॉट दिस 222.22 mm³ पर सेकेंड। तो हम Q इज इक्वल्स टू KI में Q की वैल्यू रख सकते हैं। K इक्वलेंट हमें निकालना है, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो K इक्वलेंट निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि ये पैरेलल टू बेडिंग प्लेन है या परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन है। देखो, अगर पैरेलल होता तो दो सॉइल मास ऐसे लगी होती, ठीक है। जब भी सॉइल जो है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा हो तो समझ जाना दैट इज परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, यानी कि वाटर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये कैसी कंडीशन हो गई, वहाँ जो मैंने जब आपको क्वेश्चन करा रहा था समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे पानी को मैंने इस तरीके से फ्लो करवाया था, ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा था। तो यहाँ पे बस इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल घुमा दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और वाटर को ऐसे पास होने दो। समझ में आई बात। तो जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर गया तो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो यहाँ परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन हमारा बेसिकली यहाँ ऐसे दिख जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जा चुका है। तो ये हो गया बेसिकली हार्मोनिक में 150 150, और एक का हमें पता है एक का नहीं पता, तो फॉर्मूले में रख दिया, और फिर फाइनल वैल्यू के अंदर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्व कर दोगे K2 मिल जाएगा इतने mm/सेकेंड। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन हियर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेंजमेंट। इस सॉइल को आप परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन वाला कंसेप्ट समझो, ना कि कोई पैरेलल अरेंजमेंट। दिस इज माय फोकस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो गाइज मेरी साइड से यही था सारा की सारा पोर्शन। और देखो, जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो, सॉरी वीडियोस को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं एज अ पर्सन इनको कोई हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, दिस इज़ एंटायरली फॉर दी स्टूडेंट्स। आप लोग ही शेयर करो, आप लोग ही इस चैनल को लाइक करो और इसको स्प्रेड करो। सो साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।